गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास एसएसटी क्लास है आपकी 10th बी, और एसएसटी में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इतिहास का। और फर्स्ट चैप्टर में आज हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1830 से 1848 यूरोप की स्थिति के बारे में बताया, ठीक है। और आज हम बात करेंगे गणतंत्र के बाद नई सरकार की कानून। गणतंत्र का मतलब जब वो स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, तो उसके बाद जो सरकार बनी उसने नए कानून बनाए, नए नियम बनाए, और उस नियमों में जो जनता की डिमांड थी, जो मांग थी, उसके आधार पर उसने कानून बनाए। और उससे आगे बात होते हैं। देखो, फर्स्ट था उसका 21 साल से अधिक आयु के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। जब नई सरकार बनी तो उसे कानून पारित कर दिया कि सभी जो 21 साल तक के लोग हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं सरकार बनाने के लिए। पहले ये अधिकार नहीं था, राजतंत्र था, और राजतंत्र में किसी को वोट का या किसी का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये एक प्रक्रिया थी। सेकंड नियम उसने बनाया, सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई कि सभी को रोज़गार दिया जाएगा। ये गारंटी गवर्नमेंट ने दी, सभी को रोज़गार दिया जाएगा। नंबर थर्ड पे उसने क्या किया, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, कंपनियां बनवाई गई, नए नए कारखाने बनवाए काम करने के लिए, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। तो इस तरह से इस सरकार ने नए कानून जनता के हित में बनाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हम। अगला हेडिंग है आपका उदारवादियों की क्रांति 1848। ये उदारवादी थे बीच में। आगे यूरोप के अन्य भागों में, यूरोप में बहुत सारे भाग ऐसे भी थे, बहुत सारे राज्य ऐसे भी थे जहां अभी तक भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन पाए थे। वो अभी वहां पर राजा का या किसी तानाशाही का सरकार चल रही थी। तो यूरोप में ऐसे कई राज्य थे। राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी है, कई भागों में बिखरा हुआ था जर्मनी उस समय पे, अलग अलग राजा का या तानाशाही का सरकार थी। इटली था, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी आदि ऐसे राज्य थे जहाँ पे कोई अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, या राज्य बिखरे हुए थे और छोटे छोटे भागों पर किसी राजा का या तानाशाही का सरकार था। ये थी यूरोप में उदारवादियों की क्रांति। उन्होंने इसे करके एकजुट किया, बड़े जो बिखरे हुए राज्य थे या देश थे उनको सबको एकजुट किया गया, एक राष्ट्र बनाया गया। उदारवादियों ने ये काम किया था। आगे हम बात करते हैं जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण होता है कि सारे देश को एक जगह जोड़ना। जो अलग भागों में डिवाइड थे, वो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग शासक का या राजा का उस पर शासन था, उन सबको जर्मनी को, उस समय जर्मनी कई भागों में डिवाइड था, 7 भागों में, उन सबको एक किया गया, और एक करने को ही एकीकरण कहते हैं, ठीक है। जर्मन का एकीकरण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, सन 1848 में, परंतु यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश किया कि वह जर्मन का एकीकरण कर दें, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाई। जर्मन जो सरकार थी उस समय पे, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाई ऐसा। उसमें क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है, वो नहीं कर पाई क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। एकीकरण करना चाहते थे लेकिन कुछ क्षेत्रों पर राजा का अधिकार था, कुछ फौजों ने उसे दबा दिया गया। जो लोग आंदोलन के लिए खड़े हुए उनको दबा दिया गया, इसलिए उसका एकीकरण नहीं हो पाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पर्सा ने यह भार अपने ऊपर ले लिया। पर्सा एक देश था और उसमें ओटोमन बिस्मार्क का शासक था। कहाँ का? पर्सा का। तो उसने कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे, और एकीकरण करेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे उसे और एक बनाएंगे। उसने ये भार अपने ऊपर ले लिया और उसने आंदोलन छोड़ दिया।
कहा कि वो जर्मन का एकीकरण करके ही दम लेगा। तो इस तरह से ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, एक जगह उसे बांधा, एक राष्ट्र बनाया जो छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे कबीलों में जो बटा हुआ था जर्मनी, उसका एकीकरण किया। ओटोमन बिस्मार्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। उसने जर्मनी का एकीकरण कैसे किया, क्या क्या उसने अपने आंदोलन चलाए। ठीक है।